नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का पटना के तारामंडल के ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बाद समापन हो चुका है और बहुत सारी इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी चीज़ें रहीं जो कई मामलों में अहम हैं। लेकिन इन सब के बीच इस कॉन्फ्रेंस में देश के जो दो मशहूर पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार जो शामिल हुए वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन जी और प्रभाकर मिश्रा जी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जाने वाले चेहरे हैं और न्यूज़ 24 के आप एक मशहूर रिपोर्टर के रूप में देखे जाते हैं। तो इन दोनों से हम आज के जो मीडिया के अंदर जो तरह तरह मीडिया के ऊपर मीडिया को लेकर के तरह तरह की जो बातें सामने आ रही हैं और बिहार के ही पत्रकार ने गोदी मीडिया की जो एक शब्द गढ़ा है, तो इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर मीडिया इतना जो है के लिए मीडिया के लिए क्यों कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले अरविंद सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, मीडिया को लेकर के आज बहुत नेगेटिविटी चल रही है, क्या आप मानते हैं? आप तो देश के जो है सर्वोच्च मीडिया संस्थान है उसमें काम किए हुए। मीडिया के बारे में जो कहा जा रहा हो वो अलग मसला है। हमको ये देखना चाहिए कि मीडिया अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और समाज में मीडिया की पहुंच बढ़ी है या कम हुई है। मेरा मानना है कि इस बीच बहुत तेज़ी से मीडिया की पहुंच बढ़ी है और जिन संस्थाओं के तौर पे समाज में दर्जा बढ़ा है, पार्लियामेंट का दर्जा कम हुआ है, जुडिशरी का दर्जा भी एक लेवल पे कम हुआ है, उस हिसाब से मीडिया के पास अगर लोग खबरें लेके आते हैं, अपनी शिकायत लेके आते हैं, तो वो इस बात की गवाही है कि मीडिया की प्रतिष्ठा समाज में दिन ब दिन बढ़ी है। अब काम करने की स्थितियां कैसी हुई हैं अगर ये आप पूछेंगे तो 40 साल मुझे काम करते हुए हुआ, स्थितियां खराब हुई हैं। जो बदलाव टेक्नोलॉजी ले आया है उस हिसाब से बदलाव हम मीडिया के अंदर नहीं देखते हैं, समाज के अंदर भी उस तरह से बदलाव नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ जो सबसे खराब हुई है कि जो चीज़ें हासिल हो गई थी कानून से और लेबर लॉ से, इन सब से, उसको न मीडिया के लोगों की चिंता है, न सरकार की चिंता है, न जिनको लागू कराना था। क्योंकि वेज वोट क्यों नहीं लागू होगा इस देश में सब जगह ये, और अगर नहीं होगा तो फिर आप वेज वोट खत्म करिए। जो कानून बने हुए हैं, ठीक कोरोना में उत्तर प्रदेश में जो जिन कानूनों को रद्द किया गया उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है। अब कोरोना से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को क्या बैर है, लेकिन सरकार को बैर है। ये जो मीडिया संस्थान ये इसने अपना नाम अपना मीडिया किया है, आज तक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हैं सारे, तो जर्नलिस्ट में टीवी वाले लोग हैं या नहीं है। सरकार को बहुत सूट करता है कि 6-8 ऑर्गेनाइजेशन मिल के वो अपना कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये चलाते हैं। और हर बार ये हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ इतने बरस से, कि जो भी ऑफिस बेरर इधर होता है, अध्यक्ष सेक्रेटरी, वो जब तक टर्म पूरा हो उसके पहले उसका संस्थान उसको बाहर कर देता है। तो अध्यक्ष वो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं उनकी जगह नहीं है। तो आप पहले बेसिक तो कम से कम उन जो आपके पुरखों ने लड़ भिड़ के यूनियन से और इससे बना लिया था कानून, वो तो लागू करा लीजिए, उसको तो कायदा बनाए रखिए। एक से बड़ी कमी ये दिखती है कि मीडिया फील्ड से जुड़े जो लोग हैं वो अलग अलग यूनियन लेकर के आवाज़ बुलंद करते हैं। इन सब चीज़ों पे मुत्तहिद होने की कितनी ज़रूरत है, ये बहुत अहम है। लेकिन हमारे साथ जो प्रभाकर मिश्रा जी हैं, इनका विचार ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है आज का जो टॉपिक भी था कि मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच, जो सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच जो है क्या कुछ चीज़ें अभी की जानी चाहिए, क्या कुछ असर होता दिखता है आपको सोशल मीडिया की वजह से? सोशल मीडिया का असर ये हुआ, पहले देखो, पहले हम जब काम करते थे, कोई पत्रकार काम करता था, उसका कम्युनिकेशन वन साइडेड होता था। हमने क्या किया, हमने क्या लिख दिया, एक दर्शक देखता था, देख करके उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें पता नहीं चलता था कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अखबारों में लिखने के बाद बहुत होता था, संपादक के नाम कोई चिट्ठी लिख दी, वो नोटिस हुआ नहीं हुआ। आज के समय में सोशल मीडिया के आने के बाद से ये कम्युनिकेशन दो तरफा हो गया। एक पत्रकार कुछ रिपोर्ट करता है, टीवी का पत्रकार हो या अखबार का पत्रकार हो, रिपोर्ट करता है, उसके तत्काल बाद उसका इवैल्यूएशन होना शुरू हो जाता है और सामने वाला कहता है कि आपने ये लिखा है वो गलत लिखा है, ये लिखा है प्री कंसीव्ड नोशन के साथ लिखा है, ये लिखा है। और चूंकि उसके पास सोर्स बहुत है, पहले क्या होता था, पहले सोर्स कम था, इंफॉर्मेशन पाने का सोर्स कम था, तो पत्रकार जो लिखता था, जो बोलता था, उसे हम मान लेते थे। अब वो चीज़ बात रही नहीं है। तो सोशल मीडिया के आने से एक चीज़ तो ये हुआ कि इंफॉर्मेशन के फ्लो बहुत हो गए और सोर्सेज बहुत हो गए, तो इससे फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। दूसरा ये कि गोदी मीडिया से अपनी शुरुआत करी, एक टर्म कॉइन किया गया। मुझे लगता है कि
इस शब्द ने ब्रॉडली मीडिया का जो नुकसान हुआ था उस नुकसान में और इजाफा किया। और ये एक तरह से मैं कहूं कि एक गैर जिम्मेवार शब्द है, इसलिए कि मीडिया में कमियां हमेशा से रही हैं। मैं पत्रकारिता के स्टूडेंट हूं। आपातकाल के दौरान वाले पत्रकारों से पूछ लीजिए क्या स्थिति कितनी अच्छी थी। मीडिया की स्थिति कभी भी बहुत अच्छी तब नहीं रही है जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं। जब भी सरकार बहुत मजबूत होती है तो मीडिया अपने चरित्र से थोड़ा सा झुकती है, इसलिए कि मीडिया का कोई उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है। हम कहने के लिए कह देते हैं कि फोर्थ पिलर, लेकिन जो पहला पिलर है, दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर है, दे ऑल आर हैविंग दैट कंस्टिट्यूशनल स्टेटस, उनके पास तमाम तरह के प्रोटेक्शन है। बट व्हाट अबाउट मीडिया? ये सब वो आप जो कह रहे हैं वो उससे हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये भी तो देखना है ना कि जो वर्ल्ड जो फ्रीडम का जो ग्राफ है उसमें हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो आखिर गोदी मीडिया जैसा शब्द न गढ़े जाए तो फिर क्या कहा जाए। जिस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं मीडिया को लेकर के, उससे रिलेटेड पहली बात तो एक चीज़ें समझिए कि जब विस्तार चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का विस्तार होता है तो विस्तार होता है तो ये प्योरिटी में थोड़ा सा असर आता है। एक बात और मुझे बताइए, मीडिया ने अपना चरित्र खोया है, मीडिया में नैतिकता कम हुई है, मीडिया ने गोद में बैठ गई और मीडिया में तमाम चीज़ें हुई, ये इस दशक की बात है। आप मुझे याद करके बताइए कि किस दशक में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा में अंतर नहीं पड़ा है क्या? सीबीआई की गरिमा में अंतर नहीं पड़ा है क्या? सीबीसी की गरिमा में अंतर नहीं पड़ा है क्या? अब क्या हमारे सांसदों और मंत्रियों की नैतिकता का स्तर डाउन नहीं हुआ है क्या? तो अगर सब जगह सब लोगों ने अपनी नैतिकता में और जो उच्चतर मानदंड है उसमें कंप्रोमाइज हुआ है तो मीडिया के लोग क्या किसी चौथे ग्रह से आते हैं? यक्ष हैं वो भी तो यहीं के हैं। तो कहने का मतलब है कि सारी संस्थाओं का ह्रास हुआ है अगर, तो मीडिया का भी ह्रास हुआ है। और हाँ, बिंग मीडिया में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मीडिया अभी अपनी भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए मीडिया को, वो कहीं ना कहीं उसमें है, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल मीडिया को दोष आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि बाकी तमाम संस्थाओं पे असर जो पड़ा है वो असर तो बाकी तमाम संस्थाओं पे असर पड़ा है तो मीडिया पे भी असर पड़ा है, जैसा कि प्रभाकर जी बता रहे हैं। सर क्या लगता है कि सर सोशल मीडिया के ज़माने में आने से भी जो है चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जो सस्ती जो लाइक कमेंट्स को लेकर के जो चीज़ें लोग करते हैं, तो इन वजह से भी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। दो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे किसी जगह तो रेजिमेंटेशन नहीं हो सकता। सब लोग उसी तरह फिल्टर इस्तेमाल करें, ट्रेंड जर्नलिस्ट जैसा करता है, ट्रेंड हिस्टोरियन जिस तरह से चीज़ें निकालता है, हर आदमी उसको देख के वैसा नहीं समझ सकता। तो एक तो वो है कि सबको नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि जितने लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खबरें आने की गुंजाइश उतनी बनी है। हर एक आदमी के पास कोई ना कोई सूचना है यार, किस घटना में कौन कहाँ मौजूद है, कैमरा अगर उसके पास है, टेप करने की सुविधा है तो वो खबर लेके आ जा रहा है। तो एक तो ये लाभ है और इसकी ये सीमा है, लेकिन जो दूसरी सीमा है, ये इतना तक तो गलती और सही दोनों, लेकिन जो दूसरी चीज़ हो रही है, खबरों को कलर देना, विचार देना, एक खास कैंपेन चलाना, ये जरूर थोड़ी चिंता की बात है। और इसको उस मीडिया के लोगों को भी रोकना होगा और इसको बड़ी संस्थाओं, जो संस्थाएं डेमोक्रेसी की हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा कि इस किस्म की कलरिंग ना हो। पत्रकारों के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि हम ही कलरिंग करते हैं तो हमको मालूम है कि कहाँ रंग मिला रहे हैं, तो अगर हम रोक देंगे तो नहीं होगा। लेकिन खाली हमारे रंग मिलाने का मामला नहीं है, माने हमारे जीना मरना भी हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहाँ से होता है और पूरी संस्थाएं जिस तरह से चलती हैं, हम चैनल चलाते हैं तो उसके लिए पूंजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पावर से 20 तरह के रिश्ते हैं, तो इन सब का दबाव आता है मीडिया पे। उससे ऊपर उठने की कोशिश मीडिया को जरूर करनी चाहिए और करनी होगी, लेकिन हम उससे ऊपर उठ जाएं इसकी गुंजाइश कम है। हमको इसी में आगे भी बढ़ना है, इसी में हमको कमाई भी कर लेनी है, इसी में हमको करियर भी बनाना है। तो इस तरह के दबावों में के लोग में अगर हम पढ़ते हैं, हमको इज्जत भी कमानी है। संपादक को माना जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पावरफुल पोस्ट होता है, ये श्यामलाल तक और गिरिलाल जैन तक ये बात मानी जाती थी। तो अगर इज्जत भी कमानी है तो इसकी अलग अलग कीमत है, ये हमको भी समझना होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी कायदे कानून बने हुए थे अभी तक, कम से कम उनको तो मेंटेन रखने की ज़रूरत है, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि जहाँ दिक्कत दिख रही है वहाँ आगे बढ़े। उल्टा हुआ है कि जितनी चीज़ें जैसे मैं आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, कहता हूँ 6.5 घंटे की ड्यूटी होती है पत्रकार की,
तो टीवी वाले पत्रकार हंसते हैं और बच्चे हंसते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि 6.5 घंटे की ड्यूटी होती है, क्योंकि उनको कहीं 6.5 घंटे की ड्यूटी ही नहीं है। अब दिल्ली में अगर सरकार को अपने चैनलों का पता नहीं है कि यहाँ कितने घंटे ड्यूटी कराई जा रही है और कितनी तनख्वाह दी जा रही है, कितना मिनिमम वेज दिया जा रहा है, तो ये सरकार की भी लापरवाही है। सिर्फ मीडिया हाउस के लोगों का, या जो बच्चा चला जाता है काम करने, 10 घंटे की ड्यूटी करता है जो बच्चा, उसकी कोई उतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी सरकार की है। लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं दिल्ली में, हमारे संस्थान में 4000 कर्मचारियों को एक दिन आने से बस बंद कर दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स, और वो मालकिन बैठी हुई है लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के घर में, और वो कह रहे हैं कि आयरन लेडी है, इसने क्या बहादुरी दिखाई। अरे या तो तुम आयरन लेडी कहो और फिर सारे कानून कूड़ेदान में फेंक दो, या फिर मिनिमम तो कम से कम कानून लागू करा लो जो कानून है। तो इसलिए अभी जो गिरावट हुई है उसमें गिरावट की चीज़ें हैं, लेकिन मैं मानता हूं तब भी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग खबरों की तरफ आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खबरें नहीं मिल रही हैं, और जो सबसे बड़ा झूठ है, मैं तो मानता हूं कि बुश अगर चुनाव हार गए दूसरा, तो गल्फ वार के चलते हारे, क्योंकि उनका मीडिया कुछ और कहता रहा और सच्चाई दुनिया के सामने तब तक ये मीडिया आ गई थी जी। तो बुश जैसा पॉपुलर आदमी जिसने लड़ाई जितवाई अमेरिका को, वो भी हार गया सिर्फ इसलिए कि आदमी आज एक अंडरवियर खरीदने से लेके और गल्फ वार तक या यूक्रेन वार तक के हर फैसले करते समय दिमाग में उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो उपलब्ध करा रहा है, उस मीडिया को हम कमज़ोर और गोदी और फ्रॉड कैसे गिनेंगे? ये तो तय है कि ये माना जा रहा है कि मीडिया का जो ईमानदारी की बात कर लें या जो ऑनेस्टी की बात कर लें, उस ग्राफ में जो है थोड़ी सी चीज़ें जो है गिरी हैं। आज यूनियन का एक सेमिनार था, पत्रकारों का यूनियन, तो यहाँ पे ये चर्चा भी अहम बहुत हो जाती है सर। थोड़ी सी चीज़ें मैं उस कॉन्टेस्ट में भी आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि मीडिया का जो स्टेटस है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे कंडीशन में कुछ देश के जो नामचीन हस्ती हैं, जिन्हें कहा जाता है, जो पत्रकारिता में अच्छा किए हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें माइनस प्लस होती हैं। अविनाश शर्मा, रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी या अजीत अंजुम की बात हो, ये सब लोग के साथ जिस तरह से इन लोगों को कुछ जैसा ट्रीट किया गया, वहाँ पे देश के तमाम जो जर्नलिस्ट यूनियन है, उन लोगों की खामोशी, क्या आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ये सब कॉन्टेस्ट में क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये हो सकता है कि लोग इससे नाराज हो जाए। जिन लोगों का आपने नाम रखा, कई नामचीन बड़े पत्रकार हैं जो अपनी संस्था में थे, उनके संस्थान में मालिक ने एक एक बार 150, 200 लोगों को निकाल दिया और वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कभी भी उन लोगों ने अपने पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा, और ये सच्चाई है। दूसरी बात कि ये आप जिन लोगों का नाम आपने गिनाया, ये दिल्ली वाले मीडिया के लोग हैं। इसी दिल्ली वाले मीडिया के लोगों को अगर पता चलता है कि पटना में किसी पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है, जयपुर में किसी पत्रकार के साथ न्याय हुआ है, किसी इंटीरियर में किसी पत्रकार के साथ न्याय हुआ है, कभी वहाँ के पत्रकारों के लिए इनके मन में पीड़ा और आप कोई संवेदना के भाव नहीं देखेंगे। संवेदना के भाव तो कहीं नहीं दिख रही है सर। जैसे अब आपने स्पीच में भी बोला इस चीज़ को कि एक चैनल बंद हो गया कि कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो पत्रकारिता से जुड़े संस्थाएं जो चला रहे हैं, पत्रकारों से जुड़े, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो यूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं? सर ने एक बात कही थी, जितनी भी एसोसिएशन है, यूनियन जितने हैं, मैं उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करता हूँ कि वो एसोसिएशन और यूनियन बाकी सब कुछ करते हैं, पत्रकारों के मसले को छोड़कर। एक घटना बता देता हूँ। सर, हरियाणा में रामपाल आश्रम, संत रामपाल के आश्रम पर वो हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली के पत्रकार कवर करने गए थे, मीडिया को एक साइड में बुलाया गया और पुलिस ने रणनीति के ढंग से कि कैमरे काम करें, कैमरे चलते रहेंगे तो वहाँ की कवरेज हो जाएगी, तो पहले पुलिस ने पत्रकारों को मारा। कैमरे ढूंढ ढूंढ के कैमरे पहले तोड़े गए, पत्रकारों को तोड़ा गया, उसके बाद से ऑपरेशन हुआ। उसमें कई पत्रकार जो दिल्ली से गए थे घायल हुए थे, बहुत चोट आई थी, और उस मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालने की वो की, हमने एक याचिका डाली
और तब जाकर के हमने जब सो कॉल्ड एसोसिएशन से मिलने, उनके पदाधिकारियों से मिलने की बात करी, तो मुझे जो उधर से रिस्पॉन्स मिला वो बहुत पैथेटिक रिस्पॉन्स था। मतलब लगा कि हम कुछ अनवारंटेड बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता भी आपस में, पत्रकार भी आपस में बहुत बटे हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि वही हमारे संपादक, मतलब वही उसी संपादक को जब किसी और सेक्टर में उस सेक्टर के कर्मचारियों के साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो खबर बनाने के लिए कहते हैं कि आप वहां चले जाओ, और वहीं उनके ऑफिस के बगल में कुछ पत्रकारों के साथ कुछ ज्यादती होती है, एक साथ 300 पत्रकारों को निकाल दिया जाता है, उसके बारे में हम मौन रहते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो फिर समाज आपको उसी नजर से देखेगा। मतलब ये कि आप रोएंगे ही नहीं, आप न रोएंगे न रोने देंगे, और बाकी लोगों के लिए करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये आप मतलब जिन लोगों का भी आपने नाम रखा है, बाकी आप जो पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि आप करंट डिस्पेंसन के बारे में कह सकते हैं कि सरकार अनिजी हो गई, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। सरकार जिनसे बहुत खुश नहीं रहती है उन पर हो सकता है इस तरह का दबाव हो, हम नहीं जानते, हम ये नहीं कह सकते, इसलिए कि 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और जिन लोगों का आपने नाम रखा है वो पत्रकारिता में रहे तो भी, पत्रकारिता के बाहर रहे तो भी, वो पत्रकारिता भी कर सकते हैं और अपना खूब शानदार लाइफ स्टाइल के साथ जी भी सकते हैं। मैं उन पत्रकारों के बारे में आप सवाल कीजिए कि एक चैनल, नेशनल चैनल ने एक ही दिन कह दिया कि कल से आप नहीं आएंगे, और उसमें उस दफ्तर में उस समय 70-75 लोग काम कर रहे थे, पूरा स्टाफ 300 का रहा होगा, उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास घर का लोन या रूम रेंट, बच्चे का स्कूल फी, तमाम चीज़ें थी, और उन्हें कल से स्कूल ऑफिस आने से बंद कर दिया गया। कहीं आपने चर्चा सुनी? आप तक ये खबर पहुंची? नहीं पहुंची। अब इसके बाद जी, वही बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक दो आखिरी सवाल सर कर रहे हैं, जैसा प्रभाकर जी भी कह रहे हैं, मुट्ठी खुली हुई है, इसीलिए जो चाह रहे हैं जिस उंगली को तोड़ ले रहे हैं। देखिए, आप पूछ रहे थे तो मुझे बार बार याद आ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में एक साथ 400 लोगों को निकाला गया बीच दिल्ली शहर में, और वहाँ की यूनियन सबसे मजबूत थी कि जो हिंदुस्तान टाइम्स ही बंद नहीं कराती थी, जो दिल्ली के किसी अखबार और चैनल को बंद करा सकते थे, इतनी ताकत उनकी थी। उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया, मुकदमा नहीं, जज खुद से बोलता रहा कि पैड पे लिख के दे दो क्या हुआ है, किस दिन तुमको नोटिस मिला, किस दिन तुमको हटाया गया, किसी ने लिख के भी नहीं दिया। तो और जबकि हर जहां डिमांड लाभ का होगा, ओवर टाइम का होगा, वो सब में रहते थे। तो अगर इतना स्वार्थी अगर यूनियन हो जाएगा और उसके मेंबर हो जाएंगे तो फिर इसका नतीजा ऐसे ही होगा। और ये जो बिखराव है अलग अलग किस्म का, बिखराव सरकार को या पावर को सूट करता है, तो वो तो बिखराव बढ़ाएंगे ही, हर दफे बिखराव बढ़ाएंगे। और 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक्रेडिटेशन होने में कुछ न कुछ बदलाव जबरदस्ती किए जाते हैं। एक भी एक्रेडिटेशन सरकार ने बढ़ाया नहीं है, हर साल कम हो रहा है, कोई न कोई नखरा बना के वो एक्रेडिटेशन कम कर रहे हैं। उसमें क्या सरकार का खर्चा होता है, क्या बर्डन होता है, किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए भी एक्रेडिटेशन से कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये है कि आप पत्रकार हैं, आपके पास एक कागज, इसके अलावा इसके बाद भी सरकार तो चाहेगी, जो भी कंपनी का मालिक तो चाहेगा ही, उसको जो भी ऑर्गेनाइज मैं कह रहा हूँ जिसको उसका तो इसमें लाभ है। पत्रकारों को इसमें सोचना चाहिए, यूनियनों को इसमें सोचना चाहिए, और यूनियन लीडरों में जो गिरावट आई है, उनके चरित्र में जो गिरावट आई है, उनकी दुकानदारी जिस किस्म की चली है। एक उदाहरण मैं दे रहा था, हम लोगों ने डंकल के खिलाफ करीब 2000 पत्रकारों का ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ दस्तखत किया, और राष्ट्रपति भवन गए, जिनको जाना था उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो एक्रेडिटेड नहीं हो उनका, तो हम लोग उस वेरिफिकेशन से गए, और जब हम पहुंचे वहाँ तो पता लगा कि दिल्ली के जितने पत्रकार नेता हैं सब उस गेट पर खड़े हैं कि हमको भी आने दो, अगर 2000 पत्रकारों का दस्तखत लेके कोई आ रहा है और हम नहीं होंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। संयोग ये था कि उसी दिन शंकर दयाल शर्मा के मरने की खबर फैली हुई थी, अफवाह, तो राष्ट्रपति भी बेचैन थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों से और कैमरे के साथ मिलेंगे तो ये खबर कटेगी। तो खुद राष्ट्रपति ने इंटरवीन किया और कहा कि जो आए हैं सबको आने दो। अंदर जाने पे बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ तय प्रोग्राम के हिसाब से उतनी कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो वही है कि ये दुकानदारी के सवाल पे तो सब बड़े मुस्तैद हैं, लेकिन जहाँ जेन्युइन लड़ना भिड़ना है वो कहीं लड़ाई आजकल ख़त्म हो गई है। पत्रकारों का दर्जा वेज बोर्ड ने कम कर दिया। हमारे पत्रकार का ए ग्रेड अखबार का वेज बोर्ड में जो सब एडिटर और रिपोर्टर होता था, उसका दर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लेक्चरर का होता था। इस बार सरकार जो वेज बोर्ड बना और उसने उसको रिसर्चर के दर्जे पर ला दिया, एक ग्रेड नीचे कर दिया। तो सरकार भी यही चाहती है, ऑर्गेनाइज सब चीज़ें, और हम भी वही चाहने लगे। और हमको बाकी जहाँ करियर में चांस मिलता है
तो परमानेंट आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे तुरंत चला जाता है क्योंकि उसकी तनख्वाह 2000 बढ़ जाती है। तो अगर इस छोटे छोटे लाभों के पीछे चलेंगे तो फिर रोने की स्थिति नहीं बचेगी और नहीं बची है जी। धीरे धीरे नहीं बची है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पत्रकारों के बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि पत्रकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। ये इस मुद्दे पर जो है यदा कदा कभी बात होती है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और आज जो ये प्रोग्राम था इसमें भी बहुत सारी बातें हुई और उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज जो देश के जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हमने बात की। प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका STV न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।